नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन, कैंसर एंड रोबोटिक सर्जन। दोस्तों, पिछले 12-13 सालों से कैंसर का इलाज करते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि नो डाउट कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक होता है कैंसर का डर और आधी अधूरी जानकारी। ये बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि कैंसर के इलाज में जो सबसे बड़ा फैक्टर जो वो होता है सही समय पर सही सलाह और सही जगह इलाज, समय का फैक्टर। तो देर ना करते हुए मैं आज के वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ। द कैंसर फैक्ट का सेकंड एपिसोड। इसमें हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को अपने अंदर कुछ नए लक्षण महसूस होते हैं, जैसे मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि कैंसर के 5 जो प्रमुख लक्षण होते हैं, तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को अपने अंदर ये लक्षण महसूस होते हैं तो वो क्या करे, अब आगे और करना क्या है, हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेड एंड चेयरपर्सन चंदन कैंसर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर की एक जर्नी, शुरुआत से लेके रिकवरी और फॉलोअप। तो केस लेके चलते हैं, मानते हैं एक हाइपोथेटिकल केस लेके चलते हैं कि सपोज किसी को एक नई गांठ या किसी महिला के ब्रेस्ट में एक नई गांठ उसको पता पड़ी। अब कैसे वो इस गांठ का जांच, इलाज, रिकवरी क्या क्या उसको कराना चाहिए या कैसे उस चीज़ से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले वो एक चिकित्सक, कैंसर विशेषज्ञ से आके मिलेगी। तो कैंसर विशेषज्ञ उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कब पता पड़ा, कैसे पता पड़ा, पहले कितनी थी, अब कितनी बड़ी हो गई है, क्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें दर्द है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आपके मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनके हिसाब से वो सवाल जवाब करते हैं। साथ ही साथ में वो आपकी एडिक्शंस के बारे में पूछते हैं, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग इत्यादि इत्यादि जो एडिक्शन होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। और एक बहुत ज़रूरी जानकारी वो आपसे पूछते हैं, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो ये तो हो गया फर्स्ट विजिट में। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मांगता है। उसके बाद फिर वो आपकी एग्जामिनेशन करता है, आपके सिम्टम जो लक्षण के मुताबिक आपका जांच करता है, प्रारंभिक जांच, और उसमें उसको जो जो फाइंडिंग्स मिलती हैं उसके हिसाब से वो कुछ एक प्रारंभिक बेसिक जांचें लिखता है। प्रारंभिक जांचें जैसे कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट, रेगुलर ब्लड टेस्ट, या कोई स्पेसिफिक ट्यूमर है तो उस ट्यूमर कुछ अगर वो सस्पेक्ट कर रहा है तो उस ट्यूमर से रिलेटेड कुछ जांचें। इसके अलावा वो आपकी इमेजिंग करा सकता है। इमेजिंग सबसे बेसिक इमेजिंग हमारे यहाँ पे होती है एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड, एंड उसके अगर इनमें कुछ पता पड़ता है या कुछ हमें जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद हायर इमेजिंग, ज़रूरत के हिसाब से सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन, ये जांचें होती हैं। इन जांचों से हमारे या पूरे शरीर का, जैसे कि पेट स्कैन में पूरे शरीर की जांच होती है, या किसी एक शरीर के विशेष हिस्से की सीटी स्कैन या एमआरआई करा लेते हैं, तो हमें उसकी जानकारी हो जाती है कि बीमारी एक्चुअली में कहाँ पर है और कितनी बड़ी है। ओके, सो ये जानकारी हमें मिली। अब लेकिन हमें ये कंफर्म करना होता है कि ये है क्या। ये जो गांठ या सीटी स्कैन में, एमआरआई में कोई एक एबनॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू या गांठ बोल लें, ट्यूमर बोल लें, ये अगर दिख रहा है तो ये है क्या। ये टीबी की गांठ है, ये कोई इन्फेक्शन है जिसके अंदर पस बन रहा है, या ये ट्यूमर है या कैंसर डेवलप हो रहा है, तो ये है क्या, ये कैसे पता करेंगे। तो इसका पता करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं अक्सर अपने मरीजों को देता हूँ कि एक कप में चाय रखी हुई है, आप उसकी कितनी भी फ़ोटो खींच लें, किसी भी एंगल से फ़ोटो खींच लें, क्या आप बता सकते हैं सिर्फ देख के कि इस चाय में शक्कर है या नहीं, शुगर डाली गई है या नहीं? आप तभी बता पाएंगे जब हम उससे एक सैंपल लेके टेस्ट करेंगे और
तभी हमें पता पड़ेगा कि उसमें शुगर है या नहीं। सेम आप शरीर में ट्यूमर बन रहा है, कहीं पे कोई गांठ बन रही है, हम सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, हम कैसे भी तरीके से फोटो खींच लें, जब तक हम उससे सैंपल लेके ये नहीं बताते, टेस्ट करते हैं कि ये गांठ है किस चीज़ की, हम नहीं बता सकते कि इसमें कैंसर बन रहा है या नहीं। तो समटाइम्स कुछ मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने सीटी या पेट स्कैन करा लिया, कि आपको इससे नहीं पता पड़ रहा है कि इसमें कैंसर है या नहीं। हमें पता पड़ जाता है, देख के अंदाजा लग जाता है कि हाँ इसमें कैंसर की संभावना है, या कुछ एक फीचर्स होते हैं जो हमें बता देते हैं कि हाँ इसमें कैंसर हो सकता है लेकिन संभावना कम है, इससे ज़्यादा इन्फेक्शन की संभावना है। वो अंदाजा लग जाता है। कंफर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि कैंसर का इलाज तभी शुरू होता है जब हमारे पास एक कंफर्म रिपोर्ट हो। तो हम उसमें बिना उस कंफर्म रिपोर्ट के हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। कुछ एक एक्सेप्शन है मेरे इस बात के, ये मैं ओवरऑल जनरल बता रहा हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी जांच करता है क्लिनिक में, अपने ओपीडी में, और फिर कुछ एक प्रारंभिक जांचें आपको एडवाइस कर देता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई, चेस्ट एक्सरे। ज़रूरत के हिसाब से वो सारी जांचें होती हैं। अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो जैसे पेट में पानी भर जाना या छाती में, चेस्ट में पानी भर जाना, तो वो पानी का भी सैंपल, पानी को भी निकाल के जांच के लिए भेजा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे कैंसर की जर्नी का फर्स्ट स्टेप कि हमने डायग्नोसिस कैसे बनाया। ठीक है, तो डायग्नोसिस, अब जब इन सारे टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो हमारी एक डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले चरण में कि कैंसर की डायग्नोसिस बन गई, अब उसका करना क्या है, इलाज क्या क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें कैंसर का जब सारी जांचें होती हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि कैंसर किस स्टेज का है, कहाँ का कैंसर है, कैंसर किस टाइप का है। मल्टीपल टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, तो वो किस टाइप का कैंसर है एंड किस स्टेज में, फाइनली उसकी स्टेज क्या है, और जो उसका अगला ट्रीटमेंट, अगला स्टेप डिसाइड होता है, वो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं। डिसीजन लेने वाले एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जो अधिकतर जो अच्छे कैंसर सेंटर्स होते हैं उनमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ट्यूमर बोर्ड भी बोलते हैं। तो एक पैनल होता है 4-5 डॉक्टर्स का, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट एंड रेडियोलॉजी एक्सपर्ट, पैथोलॉजी एक्सपर्ट, मल्टीपल एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उस केस पे, उस केस के जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स के बेसिस पे एक ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब कैंसर के ट्रीटमेंट के हमारे पास 3 हथियार हैं कैंसर के इलाज के लिए, अगर हमें कैंसर को पूरी तरह से हराना है। ओके, 3 हथियार कौन कौन से हैं? एक तो सर्जरी, एक तो कीमोथेरेपी, एक रेडिएशन यानी विकिरण विधि द्वारा सिकाई, आम लैंग्वेज में बोलते हैं सिकाई करवाना। तो हमारे पास अभी तक ये 3 हथियार ही हैं। नंबर 1 सर्जरी, कीमोथेरेपी या सिकाई। अब किस कैंसर में कौन सा हथियार हमें पहले इस्तेमाल करना है, कौन सा हथियार हमें बाद में इस्तेमाल करना है, किस किस हथियार का इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन पहले बाद में, ये सारा जो डिसीजन होता है वो उस मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग में डिसाइड कर लिया जाता है कि इस कैंसर के इस वैरायटी में, इस स्टेज में ये हथियार हम पहले चलाएंगे, पहले हम सीधे ऑपरेशन करेंगे, पहले कीमोथेरेपी देंगे ताकि बीमारी छोटी हो, श्रिंक हो और कंट्रोल की जा सके जो इधर उधर स्प्रेड हो रखी है, और उसके बाद फिर हम दोबारा जांच करके सर्जरी के लिए फिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, सर्जरी हो पाएगी या नहीं वो चेक कर लेंगे, या हमें रेडिएशन देना है, सिकाई देना है। तो ये सारे तीनों हथियार का कॉम्बिनेशन है। अब इन सब के अलग अलग वैरायटी हैं जो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे सर्जरी एक ही टाइप की नहीं होती, कई सारी सर्जरीज होती हैं। पहले सर्जरी का नाम पे लोग डरते थे कि बड़ा सा चीरा आएगा, है ना, दर्द बहुत होगा, खून बहेगा, है ना, और बिस्तर में पड़े रहेंगे 6-6, 7-7 दिन, खा नहीं पाएंगे। धीरे धीरे कंडीशन सिचुएशंस चेंज हुई। अब हम लोग बड़े चीरे से मिनिमल इन्वेजिव लैप्रोस्कोपी में पहुंचे। अब आजकल हम चंदन कैंसर इंस्टीट्यूट में रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। कैंसर के छोटे छोटे होल होते हैं, अंदर सारा सर्जरी का प्रोसीजर कर दिया जाता है, जरा जरा से होल से हमारा काम हो जाता है। तो ठीक वैसे ही मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी में एडवांसमेंट आ रहे हैं,
पहले बहुत ही बेसिक सी कीमोथेरेपी होती थी, अब टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, मल्टीपल नए ड्रग्स खोजी जा रही हैं। ठीक ऐसे ही रेडिएशन में भी एडवांसमेंट आ रहा है ना। जैसे पहले तो एक कोबाल्ट थेरेपी होती थी, वो पुराने ज़माने में तो काफ़ी वेग सी होती थी, फिर उसके बाद अब मशीनें और इम्प्रूव करी। अब हमारे यहाँ पे अब ब्रेकी थेरेपी होती है, जिसमें हमें बाहर से कुछ नहीं देना है, लोकल जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे हम कुछ सीड रेडियो आइसोटोप के सीड्स डाल देते हैं जो उधर पे उसको सिकाई करता रहता है। तो एडवांसमेंट हो रहे हैं, हम अभी उन पे डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मेरा बताने का मतलब ये है कि ये कैंसर की स्टेज, कैंसर के टाइप और कैंसर की वैरायटी या कहाँ पर लोकेशन है, हमारा इंटेंट क्या है। इंटेंट भी डिसाइड होता है इसी ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में। इंटेंट मतलब क्यूरेटिव या पैलिएटिव। क्यूरेटिव मतलब अमूमन स्टेज 1 से स्टेज 3 तक के ट्यूमर जो होते हैं वो क्यूरेटिव होते हैं। अनटिल अनलेस पेशेंट की जनरल कंडीशन एकदम खराब, पुअर है, वो बिस्तर पे है, उल्टियाँ कर रहा है, खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, चल नहीं सकता, सांस फूल रही है, मतलब में उसको बीमारी तो छोटी है लेकिन कंडीशन अच्छी नहीं है, या बीमारी बहुत बढ़ चुकी है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई कुछ दवाई देके, कीमो देके, छोटी लो डोज में बीमारी को थोड़े दिन कंट्रोल किया, या हमने पेशेंट की जनरल कंडीशन बढ़ाई, है ना, तो उनको इम्प्रूव करके हमने फिर अटेम्प्ट किया। तो 2 इंटेंट्स होती, क्यूरेटिव या पैलिएटिव। तो स्टेज 1 to 3 क्यूरेटिव कैटेगरी में आते हैं, स्टेज 4 अमूमन पैलिएटिव कैटेगरी में होते हैं, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टेज 4 का मतलब है कि बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, अब हम उसको किसी भी तरीके से क्योर नहीं कर सकते, कुछ एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा आपको स्टेज 4 पैलिएटिव इंटेंसिव होती है। ओके, सो नाउ अब हमने ट्रीटमेंट डिसाइड कर लिया। ट्रीटमेंट में भी सीक्वेंस होता है, लाइक हमने पहले ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद फिर हमने कीमोथेरेपी करा, फिर हो सकता है कि रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ी तो रेडिएशन भी हमने किया। तो एक ही लंबा प्रोसेस होता है, जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट, प्रारंभिक इलाज का दौर होता है, ये लंबा चलता है। बट एक बार वो दौर ख़त्म हो जाता है तो हम कंफर्म करते हैं कि बीमारी फिलहाल शरीर से पूरी तरह से हट चुकी है। फिर आता है कैंसर के जर्नी का तीसरा चरण, फॉलोअप। पेशेंट जब बात करते हैं तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इलाज के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक तो रहेगा? इसका जवाब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है देना। ऑब्वियसली भगवान ने 1-2 चीज़ें छोड़ के हमारे शरीर का कोई भी अंग बनाया है तो कुछ पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। अब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और उस अंग को निकाल रहा हूँ तो डेफिनेटली शरीर में कुछ ना कुछ तो कमी शुरुआत में आई। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मरीज की बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में है, बहुत बड़ी नहीं है, या हमने बहुत ज़्यादा मेजर रिसेक्शन नहीं किया है, या कुछ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑपरेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसके अलावा तो ट्रीटमेंट के बाद मरीज लगभग सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना जीवन बिताता है। अंग के हिसाब से कुछ एक ऑपरेशन के रेजिड्यू या उसके लक्षण बच जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, परिवार के साथ नॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज, व्यायाम, मार्केट जाना, सब कुछ नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल। मैं पूरी तरह से 100% तो नहीं कहूँगा, बिकॉज बड़ा ऑपरेशन, कीमोथेरेपी के सेशन, समटाइम्स रेडिएशन, तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शरीर में बने रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। प्रारंभिक इलाज के बाद हमारी टीम मरीज को फॉलोअप के लिए बुलाती है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ दी कैंसर्स में जो वापस आने का रिस्क होता है वो शुरुआत के 2 साल में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम। उसके बाद रिस्क कम होता है, साल दर साल जैसे जैसे समय बीतता है रिस्क कम होता जाता है, लेकिन रिस्क रहता है हमेशा।
रिस्क कभी भी 0% नहीं कर सकते हम, चाहे हम जितनी अच्छी कीमोथेरेपी दे दें, चाहे जितनी अच्छी सर्जरी कर लें, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो हम मरीज को फॉलो अप में बुलाते हैं। फॉलो अप मतलब समय समय पे एक सुनिश्चित अंतराल में मरीज को बुलाते हैं, उनके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ रूटीन जांचें करवाते हैं एंड समय समय पर बीमारी के हिसाब से उनके स्कैन, सीटी, पेट स्कैन, व्हाटएवर ये सब कराते हैं, ताकि ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं बीमारी वापस तो नहीं आ रही। तो ये इनके कैंसर पेशेंट की जर्नी का आखिरी चरण होता है, रिकवरी एंड फॉलो अप। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगला सवाल होता है मरीजों का कि डॉक्टर साहब मरीज वापस आ गई तो फिर क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में अक्सर जिनमें बीमारी एटलीस्ट 6 महीने वापस ना आए, जो कट ऑफ माना जाता है कि 6 महीने के बाद अगर वापस आती है और फैली हुई बीमारी नहीं आती है, लाइक सडनली हमें पता पड़ा कि बीमारी पूरी फैल गई है शरीर में, फेफड़ों में, बोन्स में, पेट में, एब्डोमेन में, हर जगह फैली हुई है, अगर ऐसा नहीं है, एक ही जगह पे है, तो यस, अगर 6 महीने बीत चुके हैं प्रारंभिक इलाज के, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि फिर से हम उसको बुक ओपन करें, शुरुआत से सारे चरण फॉलो करें, डायग्नोसिस रिक्वायर्ड, कंफर्म द डायग्नोसिस, कंफर्म द स्टेज, मींस कितनी फैली है, कहाँ कहाँ है, एंड देन डिसाइड द ट्रीटमेंट इन द ट्यूमर बोर्ड मीटिंग। तो सेम चैप्टर रीओपन। एक बार मरीज इस तीनों चरण को पार कर लेता है, उसके बाद मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है एंड सोशली एक्टिव रहता है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको कैंसर पेशेंट की एक जर्नी बताई, बिल्कुल शॉर्ट में। सुनने में तो लगता है कि हाँ चलो पहले ऑपरेशन कीमो है, उसके बाद रिकवरी एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली में बहुत समय लगता है, महीनों लगते हैं किसी भी थेरेपी के कंप्लीट होने में, किसी भी ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने में। अच्छा, तो अगर एक बात तो तय है, बीमारी के वापस आने का मतलब है कि इट्स नॉट ए गुड साइन, अच्छा साइन नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार फिर से शरीर को रोग मुक्त कर पाते हैं तो सर्वाइवल अच्छा रहता है, मतलब ठीक रहता है। तो ये एक मोटा मोटा मेरी बहुत संक्षिप्त में कैंसर पेशेंट की एक जर्नी है। बताने का मकसद यही है कि अगर भगवान न करे किसी को आपके परिचित को ऐसे कोई लक्षण मिलते हैं तो कृपया देर ना करें, क्योंकि कैंसर में समय का ही खेल है। अगर समय से आ जाते हैं तो हम इलाज कर पाते हैं, नहीं हो पाता है तो बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी को बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए, है ना। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। मैं जानकारी देने में सफल रहा हूँगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें अपने सुझाव भेजें कमेंट में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम और कैसे इसको हम सुधार कर सकते हैं। हम लोग नए नए अभी वीडियो बनाने शुरू किए हैं, हमें वीडियो बनाने का ABC भी नहीं पता है, बस मुझे बनाना था इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो जो भी सुझाव है प्लीज़ हमें ज़रूर दें और ध्यान रखें कैंसर सही जानकारी, कैंसर से डरे नहीं, सही जानकारी अपनाएं, सही जगह पे जाके इलाज शुरू करवाएं जितना जल्दी हो सके, है ना। समय बर्बाद ना। नमस्कार।